दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर से लेकर के आगे का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत विभवांतर होता क्या है एक्चुअली में। वैसे तो हमने पढ़ा था एक विभव होता है, उसकी डेफिनेशन होती है हमारी कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं वैभव, ठीक है। अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, जैसे वी ए माइनस वी वी या वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से, जैसे हमने ए से चलाया, एक बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। मतलब अब अगर हमें ए पॉइंट पर अगर विभवांतर पता हो वी ए, बी पॉइंट पर अगर हमें विभवांतर पता हो वी वी, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वी वी माइनस वी ए, ठीक है, वी वी माइनस वी ए, ये हो जाएगा हमारा W अपॉन क्यू। यही हो जाता है हमारा विभवांतर, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, मतलब विभव में अंतर, ठीक है। इसकी जो छोटी इकाइयाँ जो होती हैं वो होती है एक मिली वोल्ट, जिसे हम 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं। एक होती है माइक्रो वोल्ट, जिसे हम 10⁻6 वोल्ट लिख सकते हैं। और इसकी जो बड़ी इकाइयाँ होती हैं वो होती है किलो वोल्ट, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻3 वोल्ट। ऐसे होता है मेगा वोल्ट, इसमें इसे हम लिख सकते हैं 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वैद्युत विभवांतर का मापन। इसका क्या है? इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे कोई एक परपथ है, परपथ में एक रेजिस्टेंस या एक प्रतिरोध R1 लगा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध R2 लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस R2 के पास में अगर हम इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है, ऐसे करके, इसको किस क्रम में लगाएंगे हम? समानांतर क्रम में। इसे वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। इसे परपथ में कहाँ लगाते हैं हम? समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें इसका टर्मिनल प्लस से जुड़ा होगा, माइनस टर्मिनल माइनस से जुड़ा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वैद्युत परपथ आरेख। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हमारी सेल है। सेल को निरूपित करने का एक तरीका होता है कि आप एक बड़ा डंडा बनाएं, एक छोटा डंडा बनाएं। जो बड़ा डंडा होगा वो प्लस चार्ज दिखाएगा और ये माइनस छोटे वाले को, ठीक है। तो हमने 3 बैटरियाँ लगा रखी हैं, 1 2 3। अब यहाँ से हम चले, ठीक है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ये प्लस वाला तार जा रहा है, ये हमारा माइनस वाला तार जा रहा है, यहाँ तक हम चले, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या किया? यहाँ पर एक लगा दिया अमीटर। क्या लगा दिया? अमीटर। और ये लगा दी हमने कुंजी। और ये वो कुंजी कैसी है? बंद प्लग कुंजी है हमारी, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने आगे की तरफ चले, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एक प्रतिरोध के चारों तरफ लगा हुआ है हमारा एक वोल्ट मीटर, ठीक है, वो भी किस क्रम में? समानांतर क्रम में। अब यहाँ पर हमने लगा दिया एक बल्ब एक ये कुंजी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खुली कुंजी मतलब इसमें डॉट नहीं लगा होगा तो ये खुली कुंजी है। अगर इसमें डॉट लगा हुआ है तो ये हमारी कैसी कुंजी है? बंद कुंजी है। यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से अगर कोई साइन है तो इसे बोलेंगे परिवर्ती या बदलता प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, इसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हम अपना प्रतिरोध बदल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? वोल्ट मीटर। कौन से क्रम में लगा हुआ है? समानांतर क्रम में। और ये हमारा है अमीटर, जिसे हम बोलते हैं जो हमारे श्रेणी क्रम में लगा होता है। और ये दोनों यहाँ पर जो तार मिलते हैं उसे बोलते हैं तार संधि, ठीक है। इनको हम क्या बोल सकते हैं? बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। और एक को बोलेंगे हम वैद्युत सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? चालक में बहने वाली धारा, कोई भी एक हमारा चालक है जिसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे हमारा एक चालक है, चालक को किसी एक बैटरी से जोड़ दिया है हमने, ठीक है। तो इसमें जो बहने वाली धारा है वह इस मध्य लगाए जाने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने ये अनुक्रमानुपाती दिखा दिया। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी धारा बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब इस तरीके से दिखाएंगे। और व्युत्क्रमानुपाती अगर होती तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। अनुक्रमानुपाती बोलेगा तो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? वी आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, यहाँ पर कुछ लगा देंगे तो ये हो जाता है हमारा आर एक नियतांक है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है कि धारा बहने के रोकने की क्षमता। प्रतिरोध वो है कि मान लो यहाँ पर एक धारा बह रही है तो इसको कोई चीज़ इसको रोके, ठीक है, कोई चीज़ इसको रोके तो बस वही होता है हिंड्रेंस या प्रतिरोध। अब ये हमारा चालक है, चालक का हमने इसको काटा है एक साइड से। तो ये वाला जो एरिया आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
ठीक है, और ये इसकी L इसकी लंबाई है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा कि वो कितना लंबा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करेगा कि वो कितना लंबा है, वो कितना मोटा है, पदार्थ पर निर्भर करेगा कि किसका बना हुआ है, ताप पर निर्भर करेगा कि उसके सराउंडिंग में कैसा तापमान है। ठीक है, अब प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध को भी पढ़ लेते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण, मतलब जो धारा हमारी बह रही है उसका विरोध करे तो उसी चालक का गुण क्या कहलाता है? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? आर से दिखाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनेगा V=IR जो आया था उसको आर को हम दिखा सकते हैं V/I। इसके जो छोटे मात्रक होते हैं वो होते हैं मिली ओम, जिसे हम 10⁻³ ओम लिख सकते हैं, माइक्रो ओम जिसे हम 10⁻6 ओम लिख सकते हैं, बड़े मात्रक किलो ओम जिसे हम 10⁻3 ओम, ऐसे ही एक मेगा ओम होता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻6+6 ओम। अब हम देखते हैं चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। ये हमारा कोई चालक है जिसका प्रतिरोध R है, जिसके तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A दे रखा है हमें और तार की लंबाई L। तो चालक का जो प्रतिरोध निकल के आता है वो होता है R=ρ×L/A। यहाँ पर रो हम कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर R किस किस बात पर निर्भर करता है? एक तो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा और एक उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो हमने ये दिखा दिया L/A। अब देखो चालक की तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा? R जो है लंबाई के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब R डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती। अगर L बढ़ेगा, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। बस वही लिखा हुआ है। तार जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध की तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार के क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल में क्या है? R इनवर्सली या व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तार जितना मोटा होगा मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसका। ठीक है, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तार जितना पतला होगा इसका मतलब क्षेत्रफल उतना कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या लिखा हुआ? चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पतले तार का प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, किस तरीके से? जिसका ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वो मोटा होगा तार, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो तार पतला होगा। ठीक है, और जो तार जिसका क्षेत्रफल कम होगा मतलब क्षेत्रफल कम तो उसका एरिया कम तो प्रतिरोध ज़्यादा। चालक के तार पर जो ताप है, जो चारों तरफ जो ताप है या उसके अंदर जो ताप हीट बन रही है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा तार उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चालक तार पर का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना चालक गर्म उतना उसका प्रतिरोध ज़्यादा। पदार्थ की प्रकृति, भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध समान लंबाई अथवा समान क्षेत्रफल के तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगर पदार्थ अलग अलग है, किसी और का बना हुआ है तो उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? रो। ठीक है, हमने पहले तो देखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों को मिलाया तो हमने एक फॉर्मूला बन के आया R=ρ×L/A, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियतांक या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको हम बोलते हैं रो। इसका मात्रक क्या होता है? अगर मात्रक निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? R=ρ×L/A था, रो निकालना है तो R×A/L। R का होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, L का होता है मीटर, तो मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या आया? ओम इंटू मीटर। तो हमने ओम इंटू मीटर लिख रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अथवा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रतिरोध जो था वो लंबाई और उसके क्षेत्रफल काट पर निर्भर कर रहा था, पर जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो इस पर निर्भर नहीं करती।
जो मिश्र धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁶, मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। जितना प्रतिरोधकता जितनी कम होगी वह चालक अच्छा चालक होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधी, जो विद्युत प्रतिरोधी होते हैं मतलब प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर होती है, जो कि अच्छे चालक नहीं होते हैं। अब देखते हैं एक नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है? मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप वृद्धि का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो मिश्र धातुएं होती हैं उन पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ताप किया जाए, ताप की वृद्धि की जाए, तो उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो जल्दी बेकार नहीं होते या टूटते नहीं। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं होता, मतलब जलते नहीं हैं। इसी कारण हम किस में यूज करते हैं? विद्युत इस्त्री में, टोस्टर में, आदि में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, जो कि एक धातु होती है, धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, विद्युत संचरण के लिए कॉपर अथवा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत संचरण में कॉपर अथवा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। अब देखते हैं, देखो प्रतिरोधकों के परस्पर दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। किस किस तरीके से? एक होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध एक तरह से हमारा जो बल्ब है, ठीक है, तो जो बल्ब होते हैं 1 2 3 4 4 5 जो भी लगाना चाहो तो वो सब एक तरह से प्रतिरोध की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो संयोजन होता है या तो वो श्रेणी क्रम में लगे हो सकते हैं या समांतर क्रम में लगे हो सकते हैं। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो होते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो श्रेणी क्रम संयोजन इस तरीके से होगा क्या, जैसे हमारी ये कोई बैटरी है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से हमने दो तार निकाले जिसमें हमने एक कुंजी लगा दी। कुंजी के साथ साथ हमने श्रेणी क्रम में एम्पियर लगा दिया, अमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? अमीटर, जो कि धारा को मापता है। यहाँ से हम चले, तार हमारे चल रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एक इधर से तार लिया, एक इधर से तार लिया। अब उसी में हमने एक प्रतिरोध R1 लगाया, उसी लाइन में हमने दूसरा प्रतिरोध R2 लगा दिया, उसी लाइन में हमने तीसरा प्रतिरोध R3 लगा दिया। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने एक और तार यहाँ से लेके आए और यहाँ से इसको लगाया। ठीक है, ऐसा हमने नहीं किया। तो ये हमारे क्रम जो बना एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो ये हमारा बन गया श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम बन गया? श्रेणी क्रम। अब हम इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि यहाँ से जो मेन धारा निकलती है वो सभी में एक समान रहती है। अगर यहाँ से धारा आई है तो इस प्रतिरोध में भी धारा आई रहेगी, इस प्रतिरोध में भी धारा आई रहेगी, इस प्रतिरोध में भी धारा आई रहेगी। परंतु अगर हमारा वोल्टेज V टोटल, अगर हमारा V टोटल है तो इसमें वो वोल्टेज या विभवांतर या विभव अलग रहेगा, इसका विभव अलग रहेगा, इसका विभव अलग रहेगा। इसका सपोज कर लेते हैं 1V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, यहाँ कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ कितना प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रतिरोध है तो यहाँ पर विभव कुछ और होगा, अगर यहाँ पर कम प्रतिरोध है तो यहाँ विभव कुछ और होगा। तो देख लेते हैं पहले करेंगे कैसे। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से संबंधित हो। ठीक है, कोई एक प्रतिरोध है, इसका जो लास्ट सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे इसका जो लास्ट पहला सिरा है इसके लास्ट सिरे से जुड़ा होगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 का कुल योग कुल विभवांतर के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में होगा क्या? इन तीनों का एडिशन V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? V टोटल के बराबर होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान कैसा रहता है? समान रहता है। अगर यहाँ पर धारा I है तो सभी में धारा I रहेगी, परंतु विभवांतर कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में हो, तथा धारा कैसी बह रही हो? I बह रही हो। यदि इन प्रतिरोधकों के बीच सिरों के बीच विभवांतर कैसा हो? V1 V2 V3 तथा कुल प्रतिरोध R हो। ठीक है, अब श्रेणी क्रम अगर हमारा कुल प्रतिरोध कैसा है? R है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे। हमने दिखाया कि तीनों में विभवांतर V1 V2 V3 बह रहा था, तीनों का योग किसके बराबर आ रहा था? V टोटल के। तो हमने वही दिखाया V = V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम हमने पिछले पढ़ा था, तो क्या आया था हमारा? V = IR। तो हम इस V को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल वाली V को I × कैपिटल R। इसका मतलब I जो टोटल धारा आ रही है, ठीक है, वो और जो टोटल प्रतिरोध निकल के आएगा इन तीनों का जोड़ करके वो हमने माना है कैपिटल R। ठीक,
ऐसे ही अगर हम V1 दिखाएंगे तो अगर यहाँ पर V1 दिखाना है तो हम इसको दिखाएंगे I इंटू R1। इसमें भी धारा कितनी बह रही है I, तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो V1 निकलेगा वो हो जाएगा I इंटू R1। इसका जो V2 निकलेगा वो आएगा I इंटू R2। I2 क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सभी में धारा कैसी बह रही है, समान बह रही है। इसमें V3 कैसे निकालेंगे, I इंटू इसका प्रतिरोध R3। तो हमने V1 लिखा I इंटू R1, V2 लिखा I इंटू R2, V3 लिखा I इंटू R3। अब हमने इसमें वैल्यू पुट की इस वाले फॉर्मूले में, तो V बराबर हमने लिखा IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। अब इन तीनों में कॉमन क्या है I, तो हमने कॉमन ले लिया I को, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये I इस I से कट जाएगी, तो R बराबर क्या आया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध आते हैं, कितने भी प्रतिरोध आ जाए श्रेणी क्रम में, उन सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो या 10 हो, ठीक है, उन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध निकल कर आता है, ठीक है। अगर समांतर क्रम से हम तुलना करेंगे तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, या जिसे हम बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने फिर से वही सिस्टम बनाया है कि यहाँ पर एक हमारा परिपथ है जिसमें बी वोल्ट की एक सेल लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमने एक कुंजी लगाई, एक लगाया अमीटर, यहाँ से 2 तार निकले जिसमें धारा, जो मेन धारा है वो I है हमारी, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बोलें या कुल प्रतिरोध बोलें, उसको हमने कैपिटल R दिखा रखा है, और जो टोटल विभवांतर है या विभव है वो V टोटल दिखा रखा है। अब यहाँ से 2 तार निकले, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस तार को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। और पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्रम में क्या था, इन तीनों में हमने एक साथ जोड़ दिए थे प्रतिरोध को। अब इसमें क्या किया, हमने यहाँ से एक तार निकाला R1 के लिए अलग से, R2 के लिए अलग से और R3 के लिए अलग से। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये होता है कि जो धारा जो आ रही थी हमारी, वो 3 भागों में बढ़ गई, I1, I2, I3। ऐसे ही अगर और भी लगे होंगे तो वो I4, I5 में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर एक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग है, R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3। परंतु तीनों में विभवांतर, अगर यहाँ पर V वोल्ट है, अगर हमारा इस पूरे प्रतिरोध यहाँ पर V है, अगर यहाँ पर V वोल्ट है इन तीनों में, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो हम आगे सर्किट में बात करेंगे कि ये वाला वोल्टेज यही वाला होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा कोई और प्रतिरोध लगा दिया तो वो अलग अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारे 2 पॉइंट हैं A और B, इन दोनों के बीच अगर विभवांतर V है तो इन तीनों प्रतिरोध में भी वही विभवांतर रहेगा, V इसमें भी रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा। ये होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या था, सभी में धारा समान रह रही थी, पर समांतर क्रम में क्या है हमारा, सभी में विभवांतर या वोल्टेज सेम रहेगा, परंतु धारा अलग अलग रहेगी। इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस क्रम में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधकों के सिरे एक साथ परिपथ के एक बिंदु, सभी प्रतिरोधकों के सिरे एक साथ एक बिंदु तथा दूसरे सिरे एक साथ दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधकों के सिरों के बीच धारा I1, I2, I3 का कुल योग किसके बराबर होता है, कुल धारा के बराबर होता है। मतलब I हमारी जो कुल धारा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो गई। और पिछले वाले क्रम में क्या था हमारा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 था। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभव का मान कैसा रहता है, समान रहता है, परंतु धारा कैसी होती है, अलग अलग होती है, ये मैंने अभी बताया था। अब हम कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं जो समांतर क्रम में हों, तीनों के बीच विभवांतर कैसा लगा रखा है हमारा, वो V है। यदि इन प्रतिरोधकों की धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही हो तो कुल प्रतिरोध R हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला उठा करके लगाएंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। पिछले वाली वीडियो में हमने लगाया था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये डिफरेंस है हमारा छोटा सा। अब ओम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था फॉर्मूला V इक्वल टू IR, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। तो I बराबर हमने निकाला V अपॉन R, इस I1 बराबर निकालेंगे V अपॉन R1। अब हमने यहाँ पर V1 क्यों नहीं किया, क्योंकि सभी में विभवांतर क्या है, V है, ठीक है। यहाँ से I1 हमारा जो आएगा V अपॉन R1 आएगा, यहाँ से I आएगा हमारा, I2 आएगा हमारा V अपॉन R2, और यहाँ से I3 आएगा हमारा V अपॉन R3। ये तीनों हमने लगाए। अब इन तीनों की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और भी होंगे तो V अपॉन R4, V अपॉन R5, ठीक है। अब इन सब में हमारा V कॉमन आ रहा है, तो V हमने कॉमन लिया और इस वाले V को V से काट देंगे, तो 1 हमारा का क्या है हमारा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। ये हमारा फॉर्मूला बना। तो समांतर क्रम में अगर और भी जुड़े होते तो 1/R4 प्लस 1/R5 कर देते हैं। ठीक है, अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।